चैप्टर 10 वॉल टेल स्टोरीज यानी कि बोलती इमारतें। बच्चों, क्या इमारतें बोलती है? इमारतें बोलती नहीं, पर बिना बोले वो बहुत कुछ बताती है। कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में एंड वर्ल्ड वाइड, जो इमारतें बहुत पुरानी हैं, इतनी पुरानी कि जब आप भी नहीं थे इस धरती पर तभी वो इमारतें थी, और तब से वो इमारतें हैं। और वो सारी घटनाएं, वो सारी कहानियाँ उन इमारतों से हमें पता लगती है जो उस समय घटी थी। तो चलिए, आज के इस लेसन में वॉल टेल स्टोरीज़ में हम ऐसी ही इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी कुछ बहुत फेमस इमारतें जो हमारे देश की हैं। तो उसमें पहली इमारत है रीच्ड गोलकोंडा। यहाँ पर एक यात्रा वृत्तांत है, एक स्टोरी नहीं कहेंगे जिसे हम, एक टीम है जो हर जगह पहुंच रही है और वहाँ की कहानी हमको बता रही है। तो रीच्ड गोलकोंडा, तो जब गोलकोंडा पहुंचते हैं तो वहाँ क्या हुआ? आखिरकार आज हम दीदी के साथ चली पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं। इतिहास बच्चों हिस्ट्री को बोला जाता है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और हम उनके साथ इमारतें देखने में बहुत मज़ा आता है। अब बच्चों जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता होती है, उन्हें इमारतों के बारे में पता होता है। तो सैलजा कहती है, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर बताता है, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी कहती है, अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट? शैलजा, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। कल्याणी बताती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, और ये क्यों लगाए गए होंगे? शैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर कहता है, कभी इतनी चौड़ी दीवारें नहीं देखी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी, अब दीदी कहती है इन सब बातों को सुनकर कि ये बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। बुर्ज किसे बोला जाता है? यानी बेस्टन्स, यानी कि बुर्ज जिसे कहा जाता है, वो 87 बुर्ज हैं। और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। इतने बच्चों, आप सोचो कि इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? बुर्ज जो है ना, उसमें बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? और सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? बुर्ज के पीछे पड़े छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या क्या मदद मिलती रही होगी? तो देखो, ये है बुर्ज। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसका आंसर तब तक आप सोचते रहो। आगे देखते हैं, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। सैलजा कहती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? कल्याणी कहती है, बाहर लिखा था सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी बताती हैं, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा कहती है, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर कहता है, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो, किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा कहती है, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी कहती है, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। बच्चों, यहाँ पर जो ऊंची गोल आकार की जो दीवारों हैं, उससे दूर दूर तक देखा जा सकता है। शैलजा, अब यहाँ देखिए, सुल्तान का महल, आप जो देख रहे हो उस तस्वीर में, वो है सुल्तान का महल। श्रीधर, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शैलजा कहती है, उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी कहती है, अब
तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर कहता है, और यह देखो, दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी कहती है, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो कुछ देखा था। तो इस पर दीदी बताती है, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता था। So, wow, what engineering! So think, even today when engineer designs houses, sometimes we're in dampness in the walls. And here, so long ago, there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? So, उस जमाने की इंजीनियरिंग सोचो। आज भी इंजीनियर मकान बनाते हैं तो कई जगह पर क्या होता है, बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई होंगी। सोचो, 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि जैसे इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे चढ़ता होगा। आप भी बच्चों ये अनुमान लगाओ, फव्वारे कैसे चलते होंगे, हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा, और इतनी सुंदर बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। और हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है। जिन जगहों पर बिजली नहीं है, अगर वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए मुश्किल होगी। चलो बच्चों, वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट। अब आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है, ये पता करो कि आप जहाँ खड़े होते हो वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या है, आपके वेस्ट में क्या क्या है, और पता करो आपके नॉर्थ और साउथ में क्या क्या है। सो बच्चों, आप जब एक मैप देखते हो तो उसमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबको आप पहचानने में अक्सर गलती करते हो। तो जो जनरली जो नॉर्थ होता है वो ऊपर को होता है। कई बार जब पेपर को हम नॉर्थ की तरफ दिखाते हैं तो यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको समझ अपनी बनानी होगी कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ होगा। चलो हम यहाँ पर गोलकोंडा का मैप दिखाती हूँ आपको। ये गोलकोंडा फोर्ट का ये मैप है, जिसमें ये आप जो देख रहे हो सबसे ऊपर की तरफ है नॉर्थ, सबसे नीचे है साउथ, और फिर आप इधर जो देख रहे हो वो ईस्ट और वेस्ट है। अब यहाँ पर जो मैप है, मैप में जो दिखाया जाता है तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो इस तरह के जो है चित्र, उसका मतलब होता है सीढ़ियाँ, और ये जो सर्कल सा दिख रहा है उसका मतलब होता है बावली, और जो स्क्वायर दिख रहा है वो हौज है, और जो कुछ इस तरह से दिख रहा है वो दरवाज़ा है, और जो ऐसे आपको ब्लॉक्स जैसे दिख रहे हैं वो क्या है, स्टोर फॉर गन एंड गन पाउडर। बाग है, और गार्डन जो इस तरह से दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं तो वो गार्डन है, और बाकी ये वाला जो एरिया है वो महल है, पैलेस है, और ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है उसका मतलब है वो रोड है। सो व्हाई दीज अटैक्स। हम ये बातें कर रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता सब में, हम सब तेजी से वहाँ पहुँच गए। अब शैलजा बोलती है, यह तोप तो कुतुबशाही सुल्तान की होगी। दीदी बताती है, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, जानते हो। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर बैठी रही। शैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? तो दीदी बताती है, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और कभी चापलूसी से ये काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर कभी हमला करके। अब कल्याणी कहती है, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? शैलजा कहती है, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी
और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है। फिर सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर कहता है, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी कहती है, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। सैलजा कहती है, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही लोग मारे गए होंगे। हमले होते ही क्यों हैं? इस पर श्रीधर कहता है, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हो गई। आजकल तो हमारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है। इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। बच्चों, यहाँ पे पता करना है कि श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है। क्या आपने कांसे की बनी कोई चीज देखी है? कांसे को बच्चों ब्रॉन्ज कहते हैं, और ब्रॉन्ज से बनी कोई चीज देखा है आपने? शायद बर्तन देखा होगा, या फिर जो ब्रॉन्ज होते हजारों साल पहले आदिवासी जो है ना वो बनाते आए हैं। आज भी सोचकर बहुत हैरानी होती होगी ना कि गहरे खानों में कॉपर लिड कैसे निकालते होंगे, कैसे उसको मेल्ट करते होंगे, फिर कैसे उससे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, ब्रॉन्ज जो होता है ना वो कॉपर, और जो ब्रास और ब्रॉन्ज होता है वो कैसे बनता है? कॉपर से लिड को और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपके पास कोई ब्रॉन्ज की चीज़ें हैं या फिर ब्रास की चीज़ें हैं तो आप उसे पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा ब्रॉन्ज से बना है और कौन सा ब्रास से बना है। When there was no telephone, बच्चों, जब हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। दीदी ने क्या किया? सबको एक जगह खड़ा कर दिया और खुद फतेह दरवाजे पे चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अब्दुल हसन हूँ। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। बच्चों, तांबे और पीतल के बर्तनों के चित्र आपके जो लेसन है बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी कि आपका जो लेसन है यहाँ पर चैप्टर 6 उसमें दिया हुआ है, जहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई कीजिए और अलग अलग रंग से धातुओं की पहचान कीजिए। आगे हम देखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर आपने देखा ये चित्र जो है उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो, बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आज का अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ जो दांतेदार पहिया है वो किस दिशा में घूमेगा, और हाथ के इशारे से आप ये सारी चीज़ें बताओ। और देखो, ये जो दांतदार जो पहिए लगे हुए हैं वो उसका डंडा जो है जमीन से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। बैलों को घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है? क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। आपने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है? जैसे कि आपने साइकिल गियर में देखा है, और भी कई जगह देखा होगा आपने। अपने आसपास देखिए और पता कीजिए कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, और बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है। बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? चलो बच्चों, व्हाट अ सैड साइट। आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए हम सभी इस मेहराब के नीचे गुजर रहे थे। श्रीधर बोलता है, पत्थरों के नीचे सुरंग जैसी जगह बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा लिखा हुआ था, यहाँ फौजी रहते हैं। श्रीधर कहता है, अरे यह देखो, बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है? शैलजा, ओहो, मैं तो सोचकर भी सिहर जाती हूँ। इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या।
पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी कहती है, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। बच्चों, ऐसे बोर्ड लिखे होते हैं और देखो इस तरह से दीवारों को ना गंदा करते हैं। आप भी जब कभी ऐसी जगहों पर जाते हो तो कभी भी कुछ भी लिखकर दीवारों को गंदा मत करो, क्योंकि ये हमारी धरोहर है बच्चों, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी इनको देखना है। अब आंखें बंद करके पहुंचो उस ज़माने में। अब मान लो कि आप उस ज़माने में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। आप इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो आप नाटक भी कर सकते हो। सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, क्या क्या पकवान है और किन फिक्रों में है, ये सब किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, ये अलग अलग तरीक़ों से आप अभिनय करके या फिर ड्राइंग करके आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। चलो बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब देखते देखते हम पहुँच गए हैं म्यूज़ियम। सो गोइंग टू म्यूज़ियम। म्यूज़ियम पहुँचने पर क्या होता है, गोलकोंडा देखकर वापसी में बच्चे हैदराबाद के जो म्यूज़ियम है वहाँ जाते हैं। म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है उसे। और म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी होती है। इस म्यूज़ियम में गोलाकोंडा फोर्ट के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे कि बर्तन, औजार, ज्वेलरी और हथियार वगैरह। शैलजा इन्हें देखते हुए बोलती है, अरे बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हैं? वो देखो, छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी बताती है, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर ये संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या आप आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते? बच्चों, आप अपने आसपास अपने बुजुर्गों से पुराने समय के बारे में बातचीत करो। इससे आपको हिस्ट्री समझने में और पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। चलो, और इसके बाद एक आप अपना भी म्यूज़ियम बनाओ। अब आप सोचोगे म्यूज़ियम वो आप कैसे बना सकते हो। सो मेक योर ओन म्यूज़ियम। रजनी जो है केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर और अपने आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा करी, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, चप्पल, लकड़ी की खड़ाऊँ, बर्तन वगैरह। और उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती है ना वैसे ही देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक एग्जीबिशन लगाई और उस एग्जीबिशन में उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और वो देखने आए। बच्चों, आप भी ऐसा कर सकते हो। अब ये जो पेंटिंग दिख रही है ना आपको, इस पेंटिंग को ध्यान से देखो और बताओ। ये लगभग 500 ईयर्स पुरानी पेंटिंग है बच्चों, जिसमें दिखाया गया है आगरा फोर्ट किस तरह से बनाया जा रहा है। तो आगरे का जो किला है ना आप देखने जाते हो, वो किस तरह से बनाया जा रहा है वो ये दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें लोग किस किस तरह के काम करते नज़र आ रहे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं। और देखो, ये जो भारी खंबा है वो ढलान तक ऊपर कैसे ले जा रहे हैं। भारी चीज़ ढलान तक चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी। मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए आप। तो यहाँ पर बच्चों, संगीता को लगता है कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। आप उसे कैसे समझाओगे कि म्यूज़ियम का होना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि इस पाठ का नाम जो है ना, इस लेसन का जो नाम है, वॉल टेल स्टोरीज़ या फिर बोलती इमारतें क्यों रखा गया होगा? बच्चों, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। संगीता को जो लगता है ना म्यूज़ियम में रखना बेकार है, क्यों? अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो किस तरह से रहते होंगे और पहले किस तरह के लोग का रहन सहन था, क्या वो करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, और उनकी जो भाषाएं हैं, बोली है, वो सब कुछ नहीं जान पाओगे आप। और इस लेसन का नाम जो है ना रखा गया वॉल टेल स्टोरीज़ या बोलती इमारतें। वो इसलिए रखा गया क्योंकि जो लोग उस समय थे वो तो अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो बनाई गई ये चीज़ें हैं, उनकी इस्तेमाल की गई ये जो चीज़ें हैं, वो हमें बहुत कुछ कहानियाँ बता रही है बिना बोले ही। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा
और अगर आपको कोई भी डाउट हो जाता है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। और इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, जहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना। और जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम करेंगे नेक्स्ट लेसन को और नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।